बजट को एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। बजट से जो संबंधित मुद्दे हैं उसको देखने की कोशिश करें। उसमें बजट के लिए पूरी तरह से आप तैयार हो जाइए। ठीक है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी साहब, जो वर्तमान में वित्त तो किसी के पास चला गया, लेकिन उस वक्त जो बिहार के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री भी थे वो, तो उन्होंने बजट भाषण अपना प्रस्तुत किया। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, यानी अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से उन्होंने एक लाइन होता है ना कि सब लोग जो है उसी के हिसाब से बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि केंद्र सरकार का बजट जो है तमिल कवि के नाम से अप्पा राव, ठीक ना, के नाम से वित्त मंत्री ने स्टार्ट किया था और कहा था कि देश जो है लोगों से नहीं बनता, देश जो है भूमि से नहीं बनता, लोगों से बनता है, इसलिए हमको लोगों में निवेश करना चाहिए। ठीक ना, देश का मतलब घर किसी जमीन और मकान का नाम नहीं है, लोगों का नाम है। ध्यान ध्यान रखना, कितनी बड़ी बात वित्त मंत्री ने कही। अगर उस पर हम लोग अमल करें तो, ठीक ना, आपका गांव है, गांव सिर्फ जमीन से या घरों से नहीं है, लोगों से है। तो जब गांव के सभी घर खुशहाल रहेंगे तो गांव प्यारा होगा, घर के सभी लोग खुशहाल रहेंगे तो वो घर प्यारा होगा। तो हम देखेंगे कि तो हमारे वित्त मंत्री यानी बिहार के वित्त मंत्री ने कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो किताब लिखी कौटिल्य ने, उस पे उन्होंने जो है कहा, उसका जो अर्थ है वो है जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करना। ध्यान रखिएगा, कहते हैं ना किस्मत 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 में है। मैं तो कहता हूं कि किस्मत में जो है वो मिल जाएगा खुद ही, किस्मत में जो है वो मिल जाएगा खुद ही, वो दीजिए जो मेरे मुकद्दर में नहीं है। बात समझ में आई? वो दीजिए जो मेरे मुकद्दर में नहीं है। अगर ये बात हो जाती है तब ना बात बनती है। अगर ये बात नहीं होती है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुकद्दर मुकद्दर लेके रहिए। तो कहते हैं ना कि जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना। मानो आप कहते हैं कि यार हमसे डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाएंगे, बिहार पीसीएस क्वालिफाई नहीं कर पा, क्वालिफाई करके दिखाओ। और जो मिल गया हो उसे संरक्षित करना। मिली हुई चीज को संरक्षित नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना। ठीक ना, बांटना, जो बांटता है वो पाता है। ध्यान रखना, सरकार बांटेगी तो उसे वोट मिलेगा, जो बांटता है वो पाता है। घर का मुखिया बांटेगा तो घर में इज्जत पाएगा, समाज का मुखिया, गांव का मुखिया बांटेगा तो समाज में, गांव में इज्जत पाएगा। ठीक ना, तो घर का मुखिया अपने पास ही रख लेगा तो फिर वो घर में इज्जत नहीं पाएगा। तो उसे बांटना, ये इंपॉर्टेंट है। और हम बांटना भूल जाते हैं। जब हम बांटना भूलते हैं तो फिर दिक्कत होती है। उन्होंने अपने बजट को स्टार्ट किया, ठीक ना, और उन्होंने कहा कि इस समृद्ध और सशक्त भारत निर्माण के लिए निर्धारित किए गए विजन 2047, यानी अब देखो, अब बिहार का बजट प्रस्तुत हो रहा है और आप केंद्र सरकार की जो है विजन 2047 की बात कर रहे हैं। तो क्यों नहीं बिहार पीसीएस में इस विजन 2047 से सवाल पूछा जाए कि जो नीति आयोग का, केंद्र की सरकार का विजन 2047 है वो क्या है। ठीक है ना, देखो कैसे आप मूल्यांकन करेंगे। मैं इसको इसीलिए आपको ये जो है बजट स्पीच और फिर उसका समरी भी मैंने अलग से लिया है, मैं उसको दिखाने की बात कर रहा हूँ। पूरी तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो है जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखने की कोशिश करेंगे। यानी भारत सरकार के, ठीक ना, कि जो समृद्ध भारत है, जो सशक्त भारत है, उसके निर्माण के लिए निर्धारित किए गए विजन 2047 के साथ समृद्ध बिहार की परिकल्पना को साकार करना। देखो कैसे कैसे सवाल बन सकता है। ठीक ना, ओके, क्या बजट 2025-26 समृद्ध बिहार की परिकल्पना को साकार करने में सक्षम है? विश्लेषण करें, मेंस में कैसे सवाल आएंगे। इस तरह के जो है आप जो है प्रयासों को देख सकते हैं। ठीक ना, अब आगे जो है
उन्होंने जो है इसकी बात की है, ठीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी सब मिलकर प्रयास करें, सबका विश्वास हो जाए, किसी एक वर्ग, जाति, वर्ग, समूह भी न छूटे, हमारे ऊपर विश्वास करें, सबका विकास करेंगे, कोई छूटने न पाए, सब सबको साथ लेके चलेंगे। जाहिर सी बात है, अगर महिलाओं को पीछे छोड़ देंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य धर्म के लोगों को पीछे छोड़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, ठीक ना। और उन्होंने बात की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास की बात की है, ठीक ना। ओके, बिहार सरकार की जो संकल्पना है वह न्याय के साथ विकास की बात की है। अब लगे कि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, उस तरह से बजट विश्लेषण करिए, लेकिन अपने आयोग के दिमाग को, डिमांड को देखते हुए, ठीक है ना। तो सॉरी, इसको देखते हुए अब उन्होंने जो है ये अवधारणाओं पे बात की, ठीक है ना। 2004-05 का बजट बताया कि 2004-05 का बजट जो है 23,000 23,885 करोड़ रुपए। कितना? 23,885 करोड़ रुपए। पहले वर्ष यानी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के आने से पहले वर्ष 2004-05 का बजट 23,885 करोड़ रुपए का था, जो 2025-26 में बढ़कर 3,17 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी जो बिहार सरकार का जो बजट आया है 25-26 का, वो 3.17 लाख करोड़, ठीक है ना। ये फिगर कभी कभी बिहार पीसेस में पूछ देता है। यानी अपनी बता रहे हैं कि 23,000 करोड़ वाला बिहार का बजट 2025-26 में बढ़कर, अब इस फैक्ट को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। कितना भी आलोचना करेंगे, ठीक है ना, तो इस फैक्ट का आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बजट की बात है। 2004-05 में 23,885, हमको भी लगा कि यार इतना कम कैसे बजट होगा, हम 2 लाख के आसपास देख रहे थे। तो 23,885 करोड़ रुपए का बजट बढ़ करके 3.17 लाख करोड़ रुपए हो गया। अब ये जो है बिहार के लिए बजट, यानी पैसा आ रहा है तभी जा रहा है, तो इसको हम देखेंगे। तो ये बजट के आकार में वृद्धि जो है, ये 2004-05 से लेकर 2025-26 के बीच की बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ये सब बातें हैं, और जो है ये देखेंगे कि कैसे आप जो है आगे 2024-25 के बजट में जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो इस पेज से ये वाला पॉइंट देखें। आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि 2025-26 में बिहार राज्य का बजट का आकार जो है वह जो है 3,16,895.02 करोड़ रुपए, ठीक है ना। ओके, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आकार 2,78,725.72 करोड़ रुपए से, ठीक ना, 38,169.30 करोड़ रुपए अधिक, यानी पिछले बजट से हम उपलब्धि में हैं। ये बजट का स्वरूप है। ये भी अगर सवाल पूछा जाए तो पिछले बजट की तुलना में, यानी 24-25 की तुलना में 25-26 का जो बिहार राज्य का बजट का आकार है वह बड़ा है, लगभग 38,000 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो ये आप इस चीज को देख, अब अंदाजा करिए कि 24-25 में 23,000 करोड़ था और 24-25 में आकर 38,000 पिछले साल से बढ़ गया। अब यही जो 26-27 का बजट आएगा, ध्यान रखिएगा, जब आप इस पेज देखेंगे तो जो 26-27, 25-26, इसको अलग अलग, जहां जहां मैं बॉक्स बना रहा हूं ना उसको किनारे कर लिया करो, ठीक ना। उसको लिख लिया करो, जहां जहां मैं बॉक्स बना रहा हूं या कहीं लिख रहा हूं तो उसको अपने कॉपी में नोट्स, बाकी इसको देखते रहिए, ठीक ना। तो उसी तरह से 25-26 का बजट 3,16,895.02 करोड़ रुपए, तो वही 26-27 का जब बजट आएगा तो इसके आगे कंपेयर कर लीजिएगा कि जब 25-26 में 3,16,895.02 करोड़ रुपए था,
तो फिर जो है 26-27 में कितना आकार बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो एक ही पेज पे 25-26 वाला हो जाएगा और 26-27 वाला हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से जो है एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने जो है देखा है। एक बात पे हम बात करेंगे, 25-26 में कुल पूंजीगत व्यय 64,894, ये अंडरलाइन करिएगा, लिखिएगा पूंजीगत व्यय, लिखिए कुल पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़ रुपए अनुमानित है, यानी इतना हम खर्च करेंगे। ये बजट जब पूरा होगा तो पूरा क्लियर आ जाएगा। अनुमानित है, जो कि कुल व्यय का 20.48% है, ठीक ना। कुल व्यय का 20.48% है। ये इसमें मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं कि जो पूंजीगत व्यय होता है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि पूंजीगत व्यय निवेश होता है, उत्पादक कार्यों में होता है। तो जब पूंजीगत व्यय उत्पादक कार्यों में होगा, इसका मतलब कि बिहार की सरकार का जो 25-26 का बजट है वह 100 रुपए का 20.48% जो है उत्पादक कार्यों में, ये अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में ध्यान रखिए, अगर यूपीएससी का बजट बना रहे हैं, यानी कि केंद्र का बजट बना रहे हैं, तो आप केंद्र का बजट देखेंगे, सरकार का पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है, इसका मतलब सरकार गंभीर है उत्पादक कार्यों में। और जब उत्पादक कार्यों में जब पूंजीगत व्यय बढ़ता है, उत्पादक कार्यों में होता है, तो लोगों को रोजगार मिलता है। इसका मतलब है कि जो 25-26 का बजट है वो पूंजीगत व्यय अगर इंक्रीज है, तो अगर हम देखेंगे कि 20.48% जो है अगर है, तो इसका मतलब सरकार गंभीर है उत्पादन कार्यों को बढ़ाने के लिए और रोजगार के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए। ये जो है, यही बस पूंजीगत व्यय का आकार ही बेरोजगारी से जोड़ लेगा, उत्पादन से जोड़ सकते हैं, निवेश से जोड़ सकते हैं, गरीबी से जोड़ सकते हैं। ये आपका एबिलिटी होना चाहिए यहाँ पे, कि अगर किसी का आप कहीं काम कर रहे हो, वहां पे पूंजीगत व्यय है, ठीक है ना, पूंजीगत व्यय तो वो अच्छा माना जाता है। और जो राजस्व व्यय होता है वह जो है आवश्यकताओं की, जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए, वो उत्पादन की, जैसे विधवा पेंशन हो गया, जैसे मान लीजिए कि कहीं आपने स्कॉलरशिप दे दी, कहीं बाढ़ आ गया, राहत कोष कर दी, किसी को अनुदान कर दिया, तो वह जो है राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। तो पूंजीगत व्यय का बढ़ना ये अच्छी बात है, देखा जा सकता है। अब देखेंगे कि ऋण अदायगियां 25-26 में जो 22,819.87 करोड़ रुपया ऋण अदायगियां, ठीक है ना, रुपए की राशि ऋण के रूप में वापस की जानी है, ठीक है ना। यानी लगभग 22,000 करोड़ रुपया जो है ऋण, जो हमने ऋण लिया है, यानी बिहार ने जो ऋण लिया है वो अदा करेगा। और जो है उसमें जो है 1,694 करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार का ऋण का है। यानी बजट 2025-26 में प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार का 1,694.96 करोड़ रुपया दे दिया जाए, ऋण वापस कर दिया जाए, ठीक है ना। और लगभग 21,124.91 करोड़ रुपए की राशि पूर्व में लिए गए आंतरिक ऋणों से संबंधित है, ठीक है ना। एक तो केंद्र से और जो आंतरिक ऋण होते हैं उनसे संबंधित है। तो इस पॉइंट को आप देखेंगे, इस पूंजीगत व्यय को देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब वहीं जो 25-26 है, हाँ, ऋण और पेशगियां में राज्य सरकार करोड़ रुपए का ऋण दिया जाना प्रस्तावित, जिसमें मुख्यतः बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतु 100 करोड़ रुपए। हाँ, ऋण एवं पेशगियां वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार द्वारा 1,543.05 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है। कितना? 1,000, देखिए कि राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 में 1,543.05 करोड़ रुपए का ऋण प्रस्तावित है, ठीक ना। इसमें जो ऋण दिया जाएगा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, लिख लीजिए, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है ना।
ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए 395.95 करोड़ रुपए, ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए 395.95 करोड़ रुपए, ठीक ना। नेक्स्ट, बिजली परियोजनाओं के कंपनियों को कर्ज के लिए, बिजली परियोजनाओं के कंपनियों को कर्ज के लिए 78.10 करोड़ रुपए, 78.10 करोड़ रुपए, ठीक है ना। परिवहन सेवाओं हेतु 30 करोड़ रुपए, सरकारी कर्मचारियों के लिए 39 करोड़ रुपए, 39 करोड़ रुपए दिया जाना प्रस्तावित है, ठीक। ठीक है ना। अब देखिए, वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व व्यय कितना खर्च होगा? 2,52,000.26 करोड़ रुपए। कितना खर्च लिखा? कितना लिखिए, कुल राजस्व व्यय 2,52,026 करोड़ रुपए अनुमानित है, यानी कुल व्यय का 79.52%, 79.52%, ठीक है ना। 2,52,000.26 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें पेंशन हो गया, वेतन हो गया, ब्याज भुगतान हो गया, ठीक ना। वेतन देना है, पेंशन देना है, ब्याज भुगतान देना है, ठीक ना। वेतन हो गया, ठीक है ना। 81 जो है 1,473.45 करोड़ रुपए तो वेतन पे ही चला जा रहा है। पेंशन हेतु 33,389.43 करोड़ रुपए, और ब्याज भुगतान कितना जा रहा है? 23,013.94 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान। बताओ, 23,000 करोड़ रुपए आप ब्याज दे रहे हैं भैया, ठीक है ना। ठीक है, 2,52,000 आप देखेंगे यहाँ पे राजस्व व्यय है, और ब्याज भुगतान जहां जहां मैंने इसको बॉक्स बनाया है, इस पॉइंट को आप जो है नोट कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे कुल राजस्व प्राप्तियां जो है 2,60,000, कितना? कुल राजस्व प्राप्तियां 2,60,831.44 करोड़, 2,60,831.44 करोड़ रुपए अनुमानित है, ठीक है ना। अनुमानित है, ठीक है। 2,60,831.144 करोड़ रुपए अनुमानित है, ठीक है ना। अनुमानित है, ठीक है। अब देखेंगे कि ये जो हाँ अगला बजट आएगा तो वित्त मंत्री बदला हुआ है, अगला जो बजट आएगा तो वो अलग है। अनुमानित है 2,60,831.44 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें वाणिज्य कर, ध्यान रखिए, इसमें जो वाणिज्य कर है
ठीक है ना। वाणिज्य कर से 8,250 करोड़ रुपए, स्टाम्प और निबंधन शुल्क से 4,070 करोड़ रुपए। यानी वाणिज्य कर सबसे ज्यादा पूछ सकता है यहाँ पे जाकर के सवाल बन सकता है प्रीलिम्स में कि बिहार सरकार को राजस्व स्रोतों में सर्वाधिक किस कर से प्राप्ति होती है, तो वाणिज्य कर से प्राप्ति होती है 8,250 करोड़ रुपए। अपने जो राज्य के अपने स्रोत हैं, किसका है, राज्य के जो अपने स्रोत हैं वहां से आप कितना इसे प्राप्त करते हैं इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो राजस्व का जो अपना स्रोत है, अपना स्रोत केंद्र सरकार से जो सहायता वित्त वहां से वित्त आयोग से मिलेगा वो अलग बात है। राज्य का जो अपना स्रोत है उसमें सबसे अधिक कहां से मिलता है, वाणिज्य कर से। ये अपडेट है 8,250 करोड़ रुपए। स्टाम्प और निबंधन शुल्क से, यानी जो रजिस्ट्री वगैरह होती है, स्टाम्प पेपर वगैरह बिकता है, तो 4,070 करोड़ रुपए के आसपास। परिवहन कर एवं से परिवहन कर 700 करोड़ रुपए भू राजस्व से प्राप्त होगा। सॉरी ऐसे 46,500 करोड़ रुपए वाणिज्य कर से। कितना, 46,500 करोड़ रुपए वाणिज्य कर से। तो ठीक करिए, 46,500 करोड़ रुपए वाणिज्य कर से, 8,250 करोड़ रुपए स्टाम्प और निबंधन से, 4,070 करोड़ रुपए परिवहन कर से और 700 करोड़ रुपए भू राजस्व से प्राप्त होंगे। यानी 46,500 करोड़ रुपए वाणिज्य कर से प्राप्त होंगे, 8,250 करोड़ रुपए स्टाम्प और निबंधन शुल्क से प्राप्त होंगे, 4,070 करोड़ रुपए परिवहन से आने की संभावना है, जो परिवहन चलता है बिहार में वहां से, और 700 करोड़ रुपए भू राजस्व से प्राप्त होंगे। तो ये जो है आपकी स्थिति है, इसको देख सकते हैं, ठीक ना। ऋण युगाही से तो हम देख सकते हैं कि राजस्व के राज्य के आंतरिक ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण 51,758.04 करोड़ रुपए। हाँ, राज्य जो 25-26 में सबसे अधिक आरबीआई से जो बाजार ऋण लेगा, ठीक है ना, 51,758 रुपए, ये सवाल बन सकता है। राज्य का आंतरिक ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जो सरकार ऋण प्रस्तावित की है, ले रही है, मानो पूरा साल खत्म हो रहा है, 51,758.4 करोड़ रुपए। नाबार्ड से, नाबार्ड मैंने बताया आपको, नाबार्ड से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड से 2,500 करोड़ रुपए। सीक्वेंस बना लीजिए, आरबीआई 51,758 देने के लिए, नाबार्ड 2,500 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आवास बैंक से 200 करोड़ रुपए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से 200 करोड़ रुपए, इंडस्ट्रियल स्मॉल जो आती है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है ना, 200 करोड़ रुपए, ठीक है ना। एवं वाह्य एजेंसियों जैसे एशियन विकास बैंक हो गया, विश्व बैंक हो गया इत्यादि से 1,079.75 करोड़ रुपए, ठीक ना। यानी लगभग जो है 55,737 करोड़ रुपए सकल ग्रास ऋण, यानी सकल ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। अब देखिए इसका जब मूल्यांकन आएगा कहां से कितना कितना मिला, लेकिन बजट में हमने लक्ष्य रखा है, ठीक ना। नंबर 1 आरबीआई से, नंबर 2 नाबार्ड से, नंबर 3 राष्ट्रीय आवास बैंक से, नंबर 4, नंबर 3 पे ही दोनों है, 200 करोड़ रुपए से, और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से 200 करोड़ रुपए। वह एजेंसी एशियन विकास बैंक हो गया, विश्व बैंक हो गया, अन्य जो है जो स्थिति है, जो अन्य जो विदेशी जो एजेंसियां हैं उससे सबसे मिला करके 1,079.75 करोड़ रुपए, ठीक ना। तो इस तरह से हम इस पॉइंट को एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, कि जो वित्तीय वर्ष 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 54,575.02 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है।
जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमानों से अधिक है, ये छोड़िए। मददवार वर्ष 2025-26 में अनुमानित 54.575 करोड़ रुपए की मददवार राशि निम्नलिखित है, निम्नवत है, ठीक ना। तो इस पॉइंट्स को मैं बताऊं, इस पॉइंट्स में हम लोग इसको देख लेते हैं। रुपया जो बिहार बजट का है 25-26 में, वह बिहार राज्य सरकार का जो बजट है, ठीक है ना, तो उसमें देखेंगे कि रुपया जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है। केंद्रीय करों में राज्य का अंश, केंद्रीय करों में जो कुल पैसा आएगा, राज्य का अंश राज्य का जो अंश है वह है 43.68%। परसेंटेज में देखेंगे, यानी 100 रुपया में 43.68 जो है आ रहा है। यानी रुपया में अगर प्रतिशत अगर हटा दें, परसेंटेज में भी कर सकते हो, बात वही है। यानी 100 रुपया में 43.68 रुपये जो है, मान 1 रुपये में 43.68 रुपया जो है पैसा जो है वो आ रहा है केंद्रीय करों में। राज्य का अंश या परसेंटेज जो भी आप कर सकते हैं, जो कि रुपया आता है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश 43.68 हो गया। और फिर जो है सेकेंड नंबर पे देखेंगे तो राज्य सरकार का जो कर राजस्व है अपना, सेकेंड नंबर पे राज्य सरकार का कर राजस्व 18.77 पैसे अपना राज्य सरकार का अपना कर राजस्व है। केंद्रीय करों में राज्य की जो हिस्सेदारी है 43 यानी सबसे ज्यादा जो है केंद्रीय करों में राज्य की अपनी जो हिस्सेदारी है वो मिल रहा है। सेकेंड नंबर पे राज्य सरकार अपने पास से 18.77 पैसे का या प्रतिशत का जो है इकट्ठा कर रही है। थर्ड नंबर पे जो आप देखेंगे तो वो लोक ऋण, पब्लिक ऋण, जो भी मैं बात कर रहा था, लोक ऋण, लोक ऋण को लेगी। अलोक ऋण में 17.58 पैसा यानी प्रतिशत। तो लोक ऋण यानी ऋण पे हम जो है अच्छी खासी हमारी जो है हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, ये देख सकते हैं। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, ठीक ना, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, यानी जो चौथा सबसे बड़ा हमें पैसा आ रहा है, से मैं सीक्वेंस इसलिए बना रहा हूं ताकि ये आपको याद हो। सहायता सरकार से सहायता अनुदान, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 17.21 पैसा, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 17.21, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे राज्य का कर भिन्न राजस्व, मैंने बताया है बजट जब बताया था तो, ठीक ना। तो पांचवा जो पहला नंबर 1 है वह है केंद्रीय करों में राज्य का अंश। दूसरा जो है राज्य सरकार का राजस्व, अगर ये नहीं है तो ये सही आंसर है। तीसरा जो है लोक ऋण, अगर दोनों नहीं है तो ये थर्ड वाला आंसर है। चौथा जो है केंद्र सरकार से सहायता, ठीक ना। राज्य का कर भिन्न राजस्व, पांचवा जो है राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.59 पैसा।
और पांचवा यानी छठा जो है वह है ऋणों की वसूली। ऋणों की वसूली 0.17। ऋणों की वसूली 0.17। तो इस तरह से ये रुपया 25-26 में, इसी तरह से जब 26-27 का आएगा, ठीक है ना, तो जब 26-27 का आएगा तो आप उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है ना। पहला जो है वो है रुपया आता है 25-26 रुपया आता है, रुपया जाता है, इस पॉइंट को आप देखेंगे। ऋणों की वसूली क्या है इसको देखेंगे। केंद्रीय करों में राज्य का अंश उसको देखेंगे। राज्य सरकार का कर राजस्व 18.177, लोक ऋण 17.58, केंद्र सरकार से सहायता 17.21, राज्य सरकार का भिन्न राजस्व 2.59। अगर है तो आप जो है इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, इस पॉइंट को कैसे किया जा सकता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है समझ सकते हैं। अब यहीं पे आप देखेंगे कि जो बजट है, जो स्पीच है, बजट स्पीच में उसको रुपया कहाँ खर्च करना है, इस पॉइंट को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि रुपया कहाँ खर्च करना है। तो ये जो रुपया खर्च करने की बात है, ठीक है ना, इस रुपये खर्च करने में जब हम देखेंगे तो सामाजिक सेवाओं पे देखेंगे तो सामाजिक सेवाओं में सबसे अधिक खर्च हो रहा है सामाजिक सेवाओं पर। सर्वाधिक एक्सपेंडिचर 39.80 पैसा। दूसरा देखेंगे जैसे ये है सामाजिक सेवाएं 39.80 पैसा, ठीक है ना। जनरल जो सर्विसेज हैं, सामान्य सेवाएं हैं 28.94। सामान्य सेवाएं 28.94 पैसा, ठीक है ना। फिर देखेंगे आर्थिक सेवाएं, इकोनॉमिक सेवाएं 23.58, ठीक है ना। नेक्स्ट लोक ऋण की वापसी लोक ऋण की वापसी देखेंगे 7.20 पैसा। फिर ऋण और पेशंगियां 0.49। नेक्स्ट सहायता अनुदान और अंशदान सहायता अनुदान एवं अंशदान 0.1, ठीक है ना। 7.0। तो सामाजिक सेवाएं नंबर 1, नंबर 2 सामान्य सेवाएं, नंबर 3 आर्थिक सेवाएं, नंबर 4 लोक सेवाएं, नंबर 5 और नंबर 6। यानी इसमें बहुत सारे लोक ऋण की वापसी, उसमें बहुत सारे सामान्य सेवाएं में बहुत सारे, इसमें भी अलग अलग तरह से आप जो है इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस डायमेंशन से देखेंगे और मुख्य विवरण तो इसका हम लोग जो है देखेंगे। इसमें 15वें वित्त आयोग द्वारा कितना पैसा, केंद्रीय प्रायोजित जो स्कीम है वो जो है कैसे होता है, शहरी स्थानीय निकायों का अनुदान
केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम, ये सबको अलग अलग तरह से इसका विश्लेषण इन्होंने बजट में किया है, ठीक है ना। अब देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कांकित राशि, ठीक है ना। तो इसमें से तो ये एक्सप्लेनेशन है। सर्वाधिक खर्च, हाँ ये सवाल बनेगा। सर्वाधिक खर्च जो है, जैसे मैंने अभी बात किया था, जो मैंने आपको बताया था रुपया कहाँ खर्च होगा, तो उसमें देखागा कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उस पे, जो सामाजिक कल्याण की जो सेवाएं हैं उस पे जो है खर्च है, उस करोड़ रुपए यानी शिक्षा पर राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में शिक्षा पर, देखिए अब उसको एक्सप्लेन करिए। शिक्षा पर वहां तो एक 6 पॉइंट में डिफाइन कर दिया था। शिक्षा पर 60,964.87 करोड़ रुपए व्यय करेगी, ठीक। यानी जो 25-26 का, यही आज देखिएगा शिक्षा पर सरकार का खर्चा और 26-27 में सरकार द्वारा शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च, दोनों का तुलना करिएगा। इस टाइम में 24-25 के साथ तुलना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बजट खत्म होने वाला है, ठीक है ना। बजट की अवधि 31 मार्च को खत्म हो जाएगी और फरवरी में जो है नया बजट आ जाएगा 26-27 का। तो इस बैच से और 26-27 के बैच में लिखिएगा, जैसे मैंने लिखा ना, शिक्षा पर 60,964.87 करोड़ रुपए का व्यय, तो 26-27 में कितना व्यय, दोनों को एक एक साथ लिखिएगा, ठीक है ना। स्वास्थ्य पर 20,000 करोड़ रुपए का व्यय, ये अच्छी विशेषज्ञ इसको बहुत अच्छा मानते हैं कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छा व्यय कर रही है। 2025-26 के बजट में ये एक अलग तरह की उपलब्धि है, इसको उपलब्धि माना जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य अगर बेहतर है तो वह अर्थव्यवस्था दूरगामी परिणाम लेकर के आ सकती है, और अर्थव्यवस्था को दूरगामी यानी दीर्घकालिक रूप से अर्थव्यवस्था को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरह से बिहार की आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, वो रोजगार सहित समृद्धि हो जाएगी, रोजगार विहीन नहीं, रोजगार सहित समृद्धि हो जाएगी, देखा जा सकता है। तो राज्य के फिर उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा पर, फिर राज्य के शहरी और ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग को 17,908.18 करोड़ रुपए। तो ये तीन तीन जो है एक्सपेंडिचर को आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। शिक्षा पर किया जाने वाला भी नोट कर लीजिए, 60,964.87 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर से स्वास्थ्य पर 20,035.80 करोड़ रुपए, और तीसरे नंबर पे शहरी एवं ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर 17,908.18 करोड़ रुपए का यहाँ पे खर्च जो है आप देख सकते हैं। ओके, अब देखेंगे कृषि उत्पादन पे कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, ठीक है ना। प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति को उत्पाद उचित मूल्य पर विपणन की सुविधा। राज्य के गरीब कन्या विवाह सरकार द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण, ठीक है, विवाह संहिता लाया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी, सभी बड़े शहरों में स्थापित व्यापार स्थल वेंडिंग महिलाओं को स्थल को कार्यान्वित किया जाएगा, किया जाएगा। तो पटना में महिला हाट की स्थापना की घोषणा, ठीक है ना। और हर जगह वेंडिंग जोन, महिला हाट की स्थापना, महिला बाजार की स्थापना, एक अलग तरह का जो है प्रयास है ये गवर्नमेंट का, ठीक है ना। चलंत व्यायामशाला, जिम ऑन व्हील्स, जैसे एटीएम चलती है, ठीक ना, उसी तरह से जिम ऑन व्हील्स की एक प्रायोगिक तौर पे पटना में जो है घोषणा किया गया, ठीक ना। और इसके प्रभावशाली कार्यान्वयन की जो है इम्पोर्टेंस है। इसमें शुरुआत में इसकी जो प्रशिक्षक होंगी वो महिलाएं होंगी, ठीक है ना। महिलाओं को विशेष तौर से जो है इसकी बात हो रही है। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना, ठीक ना। और जो है ये एक अच्छा सा पहल है। राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025, कल मैंने आपसे बात की थी ना इस पे आपको 200-250 शब्दों का कंटेंट भी डेवलप किया था।
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025, निवेश संवर्धन प्रोत्साहन नीति 2025 जो है आई है। तो उसके इम्पोर्टेंट यह देखिए, इसमें बजट में इसको जो है लाया गया। फिर मैंने ये भी कहा बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025, ठीक है ना। बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति, ये कल बताया था। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन, तो ये तो मैंने उद्योग वाले टॉपिक बताया था। बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन संशोधन नीति जो है इसकी भी बात बजट में जो है वित्त मंत्री ने की है। तो ये दोनों तरह से दोनों टॉपिक को मैंने कराया हुआ है। दोनों जो है किसी न किसी बहाने से आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कंप्रेस्ड बायोगैस, सीबीजी पे बात की थी ना मैंने, ठीक है ना, और सीएनजी पे बात की थी। तो उसी तरह से इस पॉइंट से देखो ना, कैसे आप इस पॉइंट से बजट की स्पीच से अपने मुद्दे निकालोगे और उसको जोड़ करके फिर प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो है एनालिसिस करोगे। जैसे बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, जब खाद्य प्रसंस्करण में मैंने बात की थी तो उसमें हमने इस बात को फोकस किया था कि जो बिहार की खाद्य प्रसंस्करण है वो किस प्रकार से बिहार में खाद्य प्रसंस्करण की असीम संभावनाएं हैं, ठीक है ना। तो खाद्य प्रसंस्करण खासकर मखाना की खेती को लेकर के हमने आपसे बात की थी। देखो बजट में इस बात का सभी का उल्लेख है। इस बजट को देखो और संबंधित जो हमने टॉपिक सवाल लिए हैं उसको आप जो है आप देखिए। इसको भी आप फ्रेम कर लीजिएगा, बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025, बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025 लागू करने का प्रावधान रखा गया चिकित्सा के क्षेत्र में। वहीं पे बिहार प्लास्टिक यानी पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 की भी बात जो है जो है क्या कहते हैं कि वित्त मंत्री ने कही है। इसको देखा जा सकता है, ठीक है ना। वहीं के गुड़ के लिए एक सेंटर लिखो, गुड़ 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 के लिए एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस लिखो। गुड़ के लिए एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस, नोट करिए, गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में की जाएगी। गुड़ के लिए एक, दिख रहा ना, गुड़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में की जाएगी, ठीक है ना, समस्तीपुर में की जाएगी। अब एक प्रवासियों को लेकर के, जो प्रवासी श्रमिक हैं जो पलायन कर जाते हैं, उनके प्रवासी श्रमिकों को लेकर के कोई जो है सेंटर नहीं। जैसे हम अगर किसी अन्य देश में जाते हैं तो हमारी एम्बेसी होती है हमारी समस्याओं को सुनने के लिए, हमारी जो भी ऐसी दिक्कतें आती हैं तो वो एम्बेसी में हम चले जाते हैं। मान लीजिए आप जो है सऊदी अरब में हैं, आपको कोई दिक्कत होगी अपने एम्बेसी में जाइए, आपको अपना घर की तरह माहौल मिलेगा। आप अमेरिका में हैं, कोई दिक्कत आ रही है, एम्बेसी में जाइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए कि हमको ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो जो प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिकों के लिए जो है माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने का बजट में हमने घोषणा किया है। दिल्ली हो गया, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, अहमदाबाद, यानी जो महत्वपूर्ण जगह है, कोयम्बटूर, चेन्नई, ठीक ना, वो सभी पे जो है प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र जो है स्थापित करने की घोषणा जो है इस बजट में हुई है, ठीक ना। ये कहा गया इस बजट में वित्त मंत्री ने इस बात को की कि राज्य में जो 534 प्रखंड है उसमें से 358 प्रखंडों में अंगीभूत
राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं है। इस बात को स्वीकार किया वित्त मंत्री ने और कहा कि जो 534 प्रखंड हैं उसमें से 358 प्रखंडों में अंगीभूत राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं है। तो इन प्रखंडों में चरणबद्ध ढंग से एक डिग्री महाविद्यालय सरकारी या निजी की स्थापना की सुनिश्चितता पे बात हुई है। ठीक है ना। तो ये बात जो है देखा गया है। ठीक है ना। वहीं पे 1 से लेकर 10 तक के सामान्य श्रेणी के छात्रों, अल्पसंख्यक भी रहेंगे उसमें, कि छात्रवृत्ति को दोगुना करने की बात हुई है। ठीक है ना। बहुत सारे जो है हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि यहाँ से ये सवाल जो है बनना चाहिए। कैंसर जैसी लिखो, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम और इलाज हेतु, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी, लिखो, बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना, बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना। ठीक ना। नेक्स्ट, बेगूसराय, बिहार का जो बेगूसराय जिला है, बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना, बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना। ठीक ना। तो ये हो गया कि बेगूसराय में किस जिले में कैंसर अस्पताल की स्थापना की घोषणा हुई है, तो बेगूसराय में, ये सवाल बनेगा। और कैंसर केयर सोसाइटी, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, 1 से 10 तक के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जाएगा, जिस पर प्रतिवर्ष अतिरिक्त 875.77 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। तो ये इतना सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है ना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति दुगुना करने का प्रस्ताव किया गया, महाविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट, साइबर अटैक को लेकर के सरकार जो है कर रही है। प्रमुख शहरों में पिंक बस के परिचालन की बात घोषणा किया गया, जिसमें सवारी भी महिला होगी, चालक भी महिला होगी, कंडक्टर भी महिला होगी। ठीक ना। यानी बैठने वाले भी महिला, चलाने वाली भी महिला और कंडक्टर भी महिला, इससे महिला सशक्तिकरण दिखेगा। ठीक ना। ये एक पहल है, वैसे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अच्छी पहल है, इससे शुरुआत अच्छी है। ठीक है ना। जब महिलाएं फ्रंट पे आएंगी, ठीक है ना, जैसे मान लो कि महिलाएं जो है मुखिया बन रही हैं और भले ही मुखिया का काम नहीं कर रहे हैं, मुखिया पति काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को एक धीरे 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 धीरे, जहां मैं देखा कि बहुत सारे पहली बार कोई मुखिया बनी महिला तो उसके मुखिया पति ने काम करना शुरू किया, महिला को पीछे रखा, अंदर ले गए, वहां अंगूठा या जो है साइन करा करके और जो है फार्म आ गया अंदर से, घर के अंदर से। ठीक है ना। अगली बार वो मुखिया फ्रंट पे आ गई तो धीरे धीरे आएगी। चलो, ये शुरुआत अच्छी है, पिंक बस होगा, अच्छा रहेगा, सवारी महिला, चालक महिला, कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी और एक महिलाओं का सशक्तिकरण और धीरे धीरे जो है अच्छी चीज हो जाएगी। चालक कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से चालक कंडक्टर डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू। ठीक ना। ये बजट में जो है प्रावधान किया गया है। ठीक ना। महिला स्वरोजगार के लिए महिलाओं को ई रिक्शा देना, ठीक ना, दोपहिया वाहन और इस तरह से जो है आ, अच्छी बात है। ये चीजें महिलाओं को लेकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है किया गया है।
वहीं जो नहर के किनारे खाली जगहें होती हैं, बांध होते हैं, बांधों पर सोलर पावर प्लांट अधिस्थापित करने का सरकार ने घोषणा की है। ठीक ना। ये गर्व से कहते हैं, यानी कि जो वित्त मंत्री हैं गर्व से कहते हैं कि बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा किया गया। मैंने बजट 2025-26 का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड। क्या है? बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड। ठीक ना। ये जो है स्टार्टिंग में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए का निवेश का प्रावधान किया गया, और जो है प्राइवेट लोगों के लिए सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करेगा। बिहार की जलवायु अनुकूलन और कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगा। तो बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा हुई है इस बजट में। तो जलवायु को लेकर, पर्यावरण को लेकर के, और जो है क्या कहते हैं प्रदूषण को लेकर के बिहार सरकार का 25-26 का बजट महत्वपूर्ण जो है बजट के तौर पे हम इसको देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन, राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु, वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ रुपए की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या है? बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन। इसका बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन, जिसकी शुरुआती जो होगा वो 100 करोड़ होगा, जो बिहार की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इसको देखा जा सकता है। छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन की योजना की शुरुआत की बात इसमें कहा गया, और होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार जो है हर संभव मदद की बात कर रही है। ठीक है। तो होम स्टे को लेकर के, वहीं महिलाओं को पर्यटन गाइड के रूप में, आप कहीं जाते हैं और वहां महिलाएं पर्यटन गाइड नहीं है, तो महिलाओं को भी पर्यटन गाइड के रूप में जो है देखा जा रहा है, किया जाएगा। बजट में घोषणा किया गया कि पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा। तो पूर्णिया में एक हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें वित्त मंत्री ने घोषणा की कि निर्माण चरण में है, उसे जल्दी से लागू कर दिया जाएगा। वहीं पे राजगीर, राजगीर लिखिए, राजगीर इसको लिखना चाहिए। पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा। पूर्णिया हवाई अड्डे का निर्माण से शीघ्र ही चालू किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर एवं रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने की प्रतिबद्धता। रक्सौल में, सुल्तानगंज, भागलपुर, रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने की प्रतिबद्धता। छोटे हवाई अड्डे, नेक्स्ट, छोटे हवाई अड्डे भागलपुर, छोटे हवाई अड्डे भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, यानी सुपौल, सुपौल में है वीरपुर, वीरपुर सुपौल, भागलपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर सुपौल, मधुबनी, मुंगेर, और सहरसा हवाई अड्डे के, साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को, उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। उड़ान योजना, उड़ान में मैंने बताया था, ठीक है ना, और उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे मैंने बात की थी। उड़ान योजना, उड़ान योजना के तहत उड़े देश का आम नागरिक विकसित किया जाएगा। है ना। कई प्रमुख मेट्रो शहरों में दिल्ली, मुंबई के अलावा बिहार के एकीकृत इंटीग्रल सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना। ठीक है ना।
बिहार फाउंडेशन वगैरह ये सब तो आएंगे। नेक्स्ट, अपनी उपलब्धियां हैं, राजधानी के समस्त जिलों में मुख्यालयों से 4 लेन सड़क द्वारा जोड़ा जाएगा, इत्यादि इत्यादि। कृषि में देखेंगे, कृषि क्षेत्र में कॉन्क्लेव बनाएंगे और इस तरह से बंजर भूमि पर शुष्क बागवानी हरियाली कार्य हेतु बांका जिले को जल निकायों का कायाकल्प, ठीक है। पटना महूज ने, मुख्यमंत्री का सपना है कि राज्य के किसी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचिए, सपना साकार हो रहा है, ठीक है ना। जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, लिखिए, जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, अब जब इसको एनालिसिस कर लोगे तो जितने भी आपके मैगजीन है बजट के, सब इसमें समाहित हो जाएंगे। तो जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर खेत तक सिंचाई का पानी, इन्वर्टेड कामा, हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना, हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना अंतर्गत हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ठीक है ना। बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत, बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत, बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में, वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि के विकास हेतु बिहार मिलेट मिशन का गठन, बिहार मिलेट मिशन का गठन, मिलेट मिशन, मिलेट मिशन का गठन तथा आम मशरूम, तथा आम मशरूम, कामा टमाटर, कामा आलू, कामा प्याज इत्यादि के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। तो मोटे अनाज को लेकर के बिहार सरकार की प्रतिबद्धता है, क्योंकि जो मोटा अनाज है, ठीक है ना, जो मोटा अनाज है, ये मोटा अनाज न केवल आपके स्वास्थ्य के लिए, बल्कि मोटा अनाज को आजकल ब्रांडिंग किया जा रहा है। और मोटे अनाज से अगर आप देखेंगे तो मोटा अनाज से मोटा अनाज क्यों महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि मोटा अनाज ग्लूटीन, ग्लूटीन मुक्त होता है, ग्लूटीन मुक्त होता है। और ये ग्लूटीन मोटापे का कारण होता है। अब मोटे अनाज में ग्लूटीन फ्री होता है, तो मोटापा कम करना है तो मोटा अनाज खाइए, बाजरा खाइए। जो जो लोग मोटे हैं इस बात को ध्यान रख लें, ठीक है ना, कि उनको क्या करना है, मोटे अनाज को खाने की शुरुआत करनी है, ठीक है ना। ओके, ग्लूटीन मुक्त होता है। मशरूम उत्पादन, मशरूम उत्पादन योजना के कार्यान्वयन से इस क्षेत्र में बिहार देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। देखिए, मशरूम उत्पादन योजना के कार्यान्वयन से इस क्षेत्र में बिहार देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। वहीं शहद उत्पादन में भी
चौथे स्थान पर है। वहीं शहद उत्पादन में भी चौथे स्थान पर है। ठीक है? वही मैंने बात की ना, राज्य में श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए, मिलेट्स की बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अब मैं बता रहा हूं कि बड़ी अच्छी एक रिपोर्ट आई है कि ग्लूटीन फ्री होता है, ग्लूटीन मुक्त होता है। अब ग्लूटीन जो है मोटापे का कारण है। गेहूं में है ग्लूटीन, चावल में है ग्लूटीन, मोटे अनाज में, मक्का में, बाजरा में, जौ में ग्लूटीन नहीं होता है। तो मोटापे को कंट्रोल करना है, मोटापा नहीं बढ़ने देना है, तो श्री अन्न खाइए यानी मोटा अनाज खाइए। ठीक ना? ज्वार खाइए, बाजरा खाइए, रागी खाइए, कोदो खाइए, सावा खाइए। ठीक ना? तो उसके लिए जो है आप उपज बढ़ाने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है, उस पे काम कर रही है। ठीक ना? तो इस तरह से जो है राज्य में पोषक अनाजों पर अनुसंधान लिखो। राज्य में पोषक अनाजों पर अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनकुप्पा, टनकुप्पा कहां पे? टनकुप्पा कहां? गया। टनकुप्पा गया। ठीक है ना? विदपुर, विदपुर, वैशाली, टनकुप्पा, गया, विदपुर, वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। ठीक है ना? जीविका, जीविका बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता, आईआईएम, ये सवाल बन सकता है, आईआईएम कोलकाता, आईआईएम कोलकाता के सहयोग से लिखिए जीविका, महत्वाकांक्षी बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका, ठीक है ना, में महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण तथा गरीबी उन्मूलन के लिए आईआईएम कोलकाता यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जीविका को लेकर के जो है हाईलाइटेड है, वहां से देखा जा सकता है। बजट में घोषणा किया गया कि जीविका द्वारा अब तक, बजट तक यानी जब बजट बनाया गया तक 10.63 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। 10.63 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। ठीक है ना? सरस मेले का आयोजन कौन करता है? सरस मेला कहां आयोजित होता है, सवाल बन सकता है। सरस मेले का आयोजन जीविका परियोजना द्वारा सरस मेलों का आयोजन
राज्य की राजधानी पटना में किया जाता है। सरस मेला। जीविका परियोजना द्वारा सरस मेले का आयोजन राज्य की राजधानी पटना में किया जाता है। इस मेले से छोटे एवं मझोले उद्यमियों को इस मेले से छोटे एवं मझोले उद्यमियों को एक सुव्यवस्थित बाजार मिलता है। एक सुव्यवस्थित बाजार मिलता है एवं उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। आय में बढ़ोतरी होती है, यह सवाल बनेगा, बनना भी चाहिए। ठीक ना। आप और मेला याद रखोगे, सोनपुर का मेला कहाँ कहाँ, पूछ देगा सरस मेला, तो आप दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है ना। लेकिन मेरी क्लास में दिक्कत में नहीं आओगे। प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह तो है ही है। जल जीवन हरियाली मिशन तृतीय पुरस्कार, 5 वर्षों की जल जीवन, बिहार को चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार। हाँ, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तृतीय पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, तृतीय पुरस्कार मिला है। दुबई के कॉप 28, दुबई में आयोजित COP कॉप 28 सम्मेलन में, पर्यावरण पे जो सम्मेलन है, सम्मेलन में कॉप 28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जल जीवन, दुबई में आयोजित कॉप 28 सम्मेलन में, दुबई में आयोजित कॉप 28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयासों की वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है। ठीक ना। वहीं ई गवर्नेंस पुरस्कार में बिहार को, ई गवर्नेंस पुरस्कार में बिहार को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है। ई गवर्नेंस पुरस्कार में बिहार को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। गोवर्धन योजना तो जानते ही हो। गोवर्धन, गोधन, गोबर से जो है गैस बनाना। ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट एक और, गया के डोभी में, लिखो, गया के डोभी में, गया के डोभी जगह है, डोभी में 1344 करोड़ रुपए की लागत से 1344 करोड़ रुपए की लागत से 1670 एकड़ में, 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। गया के डोभी में, डोभी, गया के डोभी में, ठीक है ना, एक औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। 1344 करोड़ रुपए की लागत से 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। जो अमृतसर कोलकाता
कॉरिडोर का, कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। वहीं जैतिया फतुहा, वहीं जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, वहीं जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इसके जरिए 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके जरिए 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को हाईलाइट किया गया है बजट में। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को पता ही है कि इसमें जो है लोग होते हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षित कर करके उनको जो है फाइनेंस प्राप्त किया जाता है, यानी जो उनका हुनर है उस हुनर को प्रशिक्षित किया जाता है, कौशल विकास किया जाता है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना हाईलाइटेड है। वहीं पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मैंने शुरुआत में बताया था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा के लिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए सरकार ने स्पेशल जो है बजट का आवंटन किया है, यहाँ से देख सकते हैं। मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो प्रभावी अनुपालन है देख सकते हैं। सरकार तो घोषणा करेगी 3.70 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित हो चुकी हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से। बजट में जो है इस बात पे जो है फोकस किया गया। शिशु मृत्यु दर को लेकर के जो है बजट में काफी फोकस किया गया। कहा गया कि 2004 में वर्ष 2018-20 के बीच मातृत्व मृत्यु दर में 62% की कमी आई है और 2005 से 2020 के बीच शिशु मृत्यु दर में 56% की भारी कमी आई है। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ठीक है ना, का आंकड़ा जो है वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। तो नेशनल, इसलिए मैंने बहुत सारे आंकड़े जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से हमने जितने भी क्लासेस लिए हैं उससे आंकड़े हमने दिए हैं। अब वजह यह है कि इसको हम लोगों ने फोकस किया कि यहाँ से जो है सवाल, क्योंकि बजट में जो है ज्यादा इस पे फोकस किया गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो यहाँ से सवाल बन सकता है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो जो आंकड़े आएंगे उसको आप जो है और भी देखेंगे। बाकी तो मैंने आपके साथ हर टॉपिक में लगभग लगभग जहाँ जहाँ नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है मैंने उसको दिया है। तो ये महत्वपूर्ण है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 जो आएगा वो भी जो है उसके जो है आप देखेंगे। राज्य सरकार द्वारा एम्स दरभंगा के निर्माण हेतु 187.44 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई है। ये नहीं कहा गया स्थापित किया गया है, दरभंगा में एम्स की स्थापना के लिए जमीन का हस्तांतरण किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो है इसको देखेंगे, सदर अस्पताल, यूटिलिटी डिजिटल हेल्थ योजना।
अब बजट के मुख्य प्रावधान को थोड़ा सा मैं एक एक लाइन में इसको देख लूँ और पीडीएफ आप जो है ले लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब देखिए बजट का एनालिसिस किया और अब इसको देखिए। बजट के मुख्य प्रावधान, महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान, पिंक शौचालय के निर्माण, मैंने बात की थी। पटना में महिला 8 खोले जाएंगे, पिंक बस सेवा शुरू होगी, सभी चालक परिचालक महिलाएं। देखिए समरी में कैसे आसानी के साथ आपने बजट समझा है तो मिल रहा है। महिला टूरिस्ट गाइड की नियुक्ति होगी, ई रिक्शा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता होगी, महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, गरीब लड़कियों की शादी में कन्या विवाह योजना, शिक्षा और सामाजिक कल्याण, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की दर से दोगुनी की जाएगी, पिछड़े वर्गों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाएगी, बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा जो मैंने आपको बताया था, बिहार में 108 नए नगर चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे, कैंसर रोगियों के लिए विशेष देखभाल का केंद्र का प्रावधान है, पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू होगा, मैंने बात की थी, राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल, मधुबनी सहित 8 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, बिहार राज्य सड़क पर परिवहन निगम में महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। वायु की गुणवत्ता के लिए मैंने कहा कि 1 करोड़ का निवेश का प्रण, नहरों के किनारे 25 करोड़ की लागत से सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, कृषि एवं ग्रामीण विकास पे फोकस होगा, बाजार समितियों को सशक्त किया जाएगा, सभी प्रखंडों में तरकारी उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा, प्रवासी बिहारी और पर्यटन, प्रवासी बिहारियों के लिए विभिन्न शहरों में हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे, छठ पूजा के लिए होम स्टे सुविधा को सरकारी सहायता मिलेगी, कंप्रेस्ड बायोगैस मैंने बताया था प्लांट स्थापित किए जाएंगे, सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस जो है स्थापित किए जाएंगे। ये इसकी समरी को आप देख सकते हैं। इस समरी को जो है आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो बजट है वह बजट जो है कुल राजस्व प्राप्तियां, केंद्र सरकार से राजस्व प्राप्तियां बे तो मैंने बता ही दिया है, ठीक ना। राजकोषीय घाटा नियंत्रण में रखने के लिए बिहार सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन अधिनियम को लागू कर रही है, ये इस बात पे फोकस किया गया, राजकोषीय घाटे पे नियंत्रण कर रहे हैं। माननीय सदस्यों से मेरा भाषण पूर्ण एकाग्रता से सुना, इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। और ये बजट की समाप्ति है और इससे ज्यादा बजट करने की, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना, ठीक है ना, इससे ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।